नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूँ दिव्या सिंह। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की हेडलाइंस के बारे में। अमेरिका ने प्रौद्योगिकी पारितंत्र में भारत के साथ मिलकर विश्व का नेतृत्व करने की बात कही। म्यांमार और श्रीलंका में चीन की दोहरे उपयोग वाली सुविधाओं ने भारत की सुरक्षा चिंताओं को बढ़ा दिया। भारत में उपचारित अपशिष्ट जल का पुनरुपयोग शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की गई। जम्मू और कश्मीर में मूल स्थल से भी बाहर लिथियम पाए जाने की संभावना के कारण अन्वेषण का दायरा बढ़ाने की बात कही गई। ब्लिंकिट के खिलाफ श्रमिकों के विरोध ने गिग कार्यप्रणाली की निराशाजनक वास्तविकता को प्रकट किया और ग्राफीन के मैग्नेटो रेजिस्टेंस संबंधी एक नवीन शोध में आश्चर्यजनक परिणाम प्राप्त हुए। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। अमेरिका ने प्रौद्योगिकी पारितंत्र में भारत के साथ मिलकर विश्व का नेतृत्व करने की बात कही है। अमेरिका ने प्रौद्योगिकी के दो उभरते पारितंत्रों को रेखांकित किया है, एक जो लोकतांत्रिक मूल्यों के संगत है और दूसरा जो इसके संगत नहीं है। इसलिए अमेरिका चाहता है कि भारत लोकतांत्रिक मूल्यों के संगत प्रौद्योगिकी पारितंत्र में विश्व का नेतृत्व करने में भागीदार बने। प्रौद्योगिकी का लोकतंत्रीकरण वो प्रक्रिया है जो प्रौद्योगिकी को अधिक लोगों के लिए सुलभ बनाती है। यह औद्योगिक क्षेत्र के भीतर तीव्र विकास और नवाचार को संभव बनाती है। आपको बता दें कि कई देशों में शिक्षा और स्वास्थ्य, राहत वितरण, सरकारी संचार जैसी प्रमुख सेवाएं डिजिटल रूप में उपलब्ध कराई जा रही हैं। ऐसे में प्रौद्योगिकी का लोकतंत्रीकरण जरूरी हो गया है। तकनीकी का लोकतंत्रीकरण मजबूत सामाजिक आर्थिक विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा को इन माध्यमों से बढ़ाता है, जैसे कि तकनीकी तक सार्वभौमिक और न्याय संगत पहुंच के माध्यम से, कम लागत और कम हित संघर्ष के आधार पर स्वदेशी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के विकास के माध्यम से, लोगों की निजता, व्यक्तिगत सुरक्षा और आत्मनिर्णय के सम्मान के माध्यम से, लोकतांत्रिक स्थिरता के लिए कानून का उचित सहारा लेकर। प्रौद्योगिकी के लोकतंत्रीकरण के लिए भारत की प्रमुख पहलों की बात करें तो डिजिटल पब्लिक गुड्स या कॉमन्स को उस पैमाने पर बनाया गया है जिस पर वे समानता और सशक्तिकरण के साधन के रूप में कार्य करते हैं। इंडिया स्टैक ये असमान तकनीकी उत्पादों और रूपरेखाओं का एक संग्रह है। इसमें 3 अलग अलग श्रेणियां शामिल हैं, जिसमें विशिष्ट पहचान यानी आधार है, पूरक भुगतान प्रणालियां जैसे यूपीआई, आधार सक्षम भुगतान सेवा आदि है। इसके अलावा डेटा एक्सचेंज के तहत डिजी लॉकर और अकाउंट एग्रीगेटर शामिल हैं। साथ ही भारत द्वारा विकसित डिजिटल पब्लिक गुड्स भी हैं, जैसे कि जन धन आधार मोबाइल ट्रिनिटी। इसके जरिए गरीबों को प्रत्यक्ष रूप से लाभ अंतरण किया जाता है। इसके अलावा टेक प्लेटफॉर्म्स के जरिए कोविड-19 वैक्सीन अभियान के लिए कोविन जैसे प्लेटफॉर्म शुरू किए गए हैं, या जीईएम के जरिए सरकार की जरूरतों को पूरा करने के लिए लघु व्यापारियों और व्यवसायों के लिए पोर्टल है। और स्वामित्व योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि का नक्शा बनाने और परिसंपत्ति कार्ड वितरित करने के लिए योजना है। आइए अब बात करते हैं अगली खबर की। म्यांमार और श्रीलंका में चीन की दोहरे उपयोग वाली सुविधाओं ने भारत की सुरक्षा चिंता को बढ़ा दिया है। चीन हिंद महासागर क्षेत्र में अपने ग्राउंड स्टेशनों का विस्तार करने की योजना पर कार्य कर रहा है और उसकी योजनाओं में शामिल है कोको द्वीप समूह, जो कि म्यांमार में है। यहाँ पर एक सैन्य सुविधा का निर्माण करना। ये अंडमान और निकोबार द्वीप श्रृंखला के निकट है। श्रीलंका में एक दूरस्थ उपग्रह संचार प्राप्तकर्ता ग्राउंड स्टेशन प्रणाली की स्थापना का प्रस्ताव किया गया है। दरअसल चीन अपनी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स यानी मोतियों की माला रणनीति के तहत भारत के चारों ओर सामरिक घेराबंदी करने का प्रयास कर रहा है। इस नीति के अंतर्गत चीन संपूर्ण इंडियन ओशन रीजन में नौसैनिक अड्डे और खुफिया सूचना केंद्र स्थापित करने की योजना बना रहा है। दरअसल अगर आप इसको देखेंगे तो जिस तरीके से भारत हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन को घेरने की कोशिश कर रहा है और उससे संबंधित संगठनों में जैसे क्वाड का संगठन और इससे संबंधित संगठनों का सदस्य बन रहा है, उसी तरीके से चीन भी इंडियन ओशियन में भारत को घेरने के लिए भारत के पड़ोसी देशों के यहाँ पर अपने सैन्य अड्डे विकसित कर रहा है या फिर उनको ऋण सुविधाएं उपलब्ध करा रहा है, जिसमें आपके भूटान, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका, पाकिस्तान ये सभी पड़ोसी देश शामिल हैं। अब भारत की चीन के ये दोहरे उपयोग वाली सुविधाओं के विषय में जो चिंता है वो इसलिए है क्योंकि इन सुविधाओं का उपयोग भारतीय परिसंपत्तियों की जासूसी करने और संवेदनशील जानकारी को इंटरसेप्ट करने के लिए किया जा सकता है। इंडियन ओशन रीजन में भारत का जो रणनीतिक प्रभाव है, चीन के इस कदम से वो कम हो जाएगा। इस क्षेत्र में चीनी पनडुब्बियों,
विध्वंसकों, जहाजों और पोतों की उपस्थिति के कारण भारतीय समुद्री सुरक्षा के समक्ष खतरा उत्पन्न हो जाएगा। इसके अलावा इंडियन ओशन रीजन में महत्वपूर्ण आपूर्ति मार्गों और चोक पॉइंट्स पर चीनी उपस्थिति के कारण भारत की ऊर्जा सुरक्षा को खतरा हो जाएगा। और इसी संबंध में भारत ने भी कई पहलें शुरू की हैं, जैसे कि चीन की योजनाओं के प्रत्युत्तर में भारत ने चीन के चारों ओर स्थित देशों तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, मंगोलिया आदि के साथ कुछ रणनीतिक और सामरिक समझौते किए हैं। एक्ट ईस्ट नीति की शुरुआत की गई है, जिसमें पूर्वी एशियाई देशों में बुनियादी ढांचे के विकास पर मुख्य बल दिया जा रहा है। साथ ही हिंद महासागर के सेशेल्स और मॉरिशस जैसे देशों के साथ आर्थिक और सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने के प्रयास किए जा रहे हैं। और इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन यानी IORA भारतीय हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी जैसे संस्थागत तंत्रों की भूमिका को बढ़ावा दिया जा रहा है। अगला टॉपिक जल प्रदूषण से संबंधित है। भारत में उपचारित अपशिष्ट जल का पुनरुपयोग शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की गई है। ये रिपोर्ट काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरमेंट एंड वाटर CEEW नामक एक गैर लाभकारी नीतिगत शोध संस्थान ने जारी की है। ये रिपोर्ट राष्ट्रीय स्तर पर TWW के फिर से उपयोग के लिए आर्थिक और बाजार की क्षमताओं का आकलन करती है। इस रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2021 में कुल उपलब्ध ट्रीटेड वेस्ट वाटर का बाजार मूल्य 630 मिलियन रुपए था। वर्ष 2021 में उपलब्ध ट्रीटेड वेस्ट वाटर का उपयोग कर नई दिल्ली के आकार के 9 गुना क्षेत्र की सिंचाई की जा सकती थी। सिंचाई में ट्रीटेड वेस्ट वाटर का फिर से उपयोग करने से 2021 में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 1.3 मिलियन टन की कमी लाई जा सकती थी। ट्रीटेड वेस्ट वाटर से संबंधित वर्तमान नीतियों से जुड़े मुद्दे हैं कि केवल कुछ राज्य ही ट्रीटेड वेस्ट वाटर के पुनरुपयोग पर बल देते हैं। ट्रीटेड वेस्ट वाटर के पुनरुपयोग के लिए प्रोत्साहनों की कमी है। ट्रीटेड वेस्ट वाटर गुणवत्ता मानकों को परिभाषित नहीं किया गया है। इसके लिए जो प्रमुख सिफारिशें हैं उसमें अपशिष्ट जल को जल संसाधनों का एक अभिन्न अंग माना जाना चाहिए। इसलिए जल प्रबंधन से संबंधित सभी नीतियों, योजनाओं और विनियमों में इसे भी एक महत्वपूर्ण घटक बनाना चाहिए। सुरक्षित निकासी और पुनरुपयोग दोनों मामलों में जल गुणवत्ता मानकों को अच्छी तरह से परिभाषित करने की आवश्यकता है। शहरी स्थानीय निकायों को शहरी स्तरीय अपशिष्ट जल के पुनरुपयोग की दीर्घकालिक योजनाओं को तैयार करने और अपनाने के लिए सशक्त किया जाना चाहिए। अपशिष्ट जल उपचार को प्रभावशीलता के लिए आवश्यकता आधारित और मांग संचालित तकनीकी प्रगति की जरूरत है। अधिकतर राज्यों में सीवेज उपचार क्षमता सीवेज उत्पत्ति के 50% से भी कम है। भारत में सीवेज उपचार की संस्थापित क्षमता 44% के करीब है, जबकि भारत में सीवेज उपचार की वास्तविक मात्रा 28% है। और आइए बात करते हैं खनिज संसाधनों की। जम्मू और कश्मीर में मूल स्थल से बाहर भी लिथियम पाए जाने की संभावना के कारण अन्वेषण का दायरा बढ़ाने की बात कही गई है। हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के रियासी जिले के सलाला हैमाना क्षेत्र में लिथियम के भंडार होने का अनुमान लगाया था। GSI ने यहाँ 5.9 मिलियन टन लिथियम होने का अनुमान लगाया है। अनुमानित खनिज संसाधन का मतलब ऐसे संसाधन से है जिसकी मात्रा, गुणवत्ता और खनिज सामग्री का अनुमान केवल कम विश्वास पर आधारित होता है। रिपोर्ट से ये पता चला है कि लिथियम संसाधन मूल स्थान से काफी आगे तक फैले हुए हैं। इस कारण भूवैज्ञानिक अन्वेषण का दायरा बढ़ाया जा रहा है। वर्तमान में भारत लिथियम की अपनी समग्र आवश्यकता की पूर्ति के लिए आयात पर निर्भर है। भारत में अन्य संभावित स्थल हैं कर्नाटक के मांड्या जिले के मारला गल्ला अल्लापटना क्षेत्र की आग्नेय चट्टानें, राजस्थान में सांभर और पचपदरा के खारे जल क्षेत्र तथा गुजरात में कच्छ का रण। लिथियम आमतौर पर 2 अलग अलग प्रकार के निक्षेपों में पाया जाता है। एक निक्षेप है ब्राइन ऑपरेशंस। इसके तहत सतह के नीचे मौजूद लिथियम की उच्च मात्रा वाले खारे लवण युक्त जल को पंप के माध्यम से बाहर निकाला जाता है और इसके बाद इसे वाष्पीकरण की प्रक्रिया से गुजारा जाता है, जिसकी वजह से अनावश्यक जल वाष्प बनकर बह जाता है और इसके बाद लिथियम की उच्च मात्रा वाले इस गाढ़े घोल को प्रसंस्करण संयंत्रों में भेजा जाता है, जहाँ इससे लिथियम हाइड्रोक्साइड का उत्पादन किया जाता है। और दूसरी तरह का निक्षेप है हार्ड रॉक ऑपरेशंस। इसके तहत क्रशिंग और पृथक्करण जैसी पारंपरिक खनन तकनीकों का उपयोग करके अयस्क की उच्च उपस्थिति वाले खनिज चूर्ण को प्राप्त किया जाता है और इसके बाद इसे आगे संयंत्रों में भेज दिया जाता है, जहां इससे लिथियम हाइड्रोक्साइड का उत्पादन किया जाता है। लिथियम के गुणों की बात करें तो ये पृथ्वी की भूपर्पटी पर पाई जाने वाली मुलायम और चमकदार धूसर धातु है। ये प्रकृति में धातु के रूप में नहीं पाया जाता है। सभी धातुओं में इसका घनत्व सबसे कम होता है। ये जल के साथ
साथ तीव्र अभिक्रिया करता है। स्पोड्यूमिन, पेटालाइट, लेपिडोइट और एम्ब्लिगोनाइट लिथियम युक्त महत्वपूर्ण खनिज हैं। लिथियम के अनुप्रयोगों की बात करें तो इसमें प्राथमिक उपयोग है ऊर्जा को भंडारित करने की इसकी क्षमता की वजह से इसको मुख्य रूप से रिचार्जेबल बैटरी बनाने में उपयोग किया जाता है। ये बैटरियां मोबाइल फोन, इलेक्ट्रिक वाहनों सहित आधुनिक उपकरणों को शक्ति प्रदान करती हैं। वहीं मिश्र धातु में भी लिथियम का उपयोग किया जाता है। लिथियम मिश्र धातु प्रकृति में हल्की और मजबूत होती है। ये कवच चढ़ाने यानी प्लेटिंग के लिए मैग्नीशियम लिथियम मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है। एल्यूमिनियम लिथियम मिश्र धातुओं का उपयोग विमान, साइकिल फ्रेम और हाई स्पीड ट्रेनों में किया जाता है। इसके अलावा अन्य उपयोगों की बात करें तो इसमें लिथियम ऑक्साइड, विशेष कांच और कांच के सिरेमिक बनाने में इसका उपयोग होता है। लिथियम क्लोराइड का उपयोग ज्ञात सबसे अधिक हाइग्रोस्कोपिक सामग्रियों में से एक है। इसका उपयोग एयर कंडीशनिंग और औद्योगिक ड्राइंग प्रणालियों में किया जाता है। इसके अलावा लिथियम कार्बोनेट उन्मत्त अवसाद के इलाज के लिए दवाएं बनाने में यूज किया जाता है। लिथियम स्टीयरेट कई उद्देश्यों के लिए और उच्च तापमान सहन करने में सक्षम स्नेहक बनाने में भी यूज किया जाता है। स्नेहक यानी लुब्रिकेंट। ब्लिंकिट के खिलाफ श्रमिकों के विरोध ने गिग कार्यप्रणाली की निराशाजनक वास्तविकता को प्रकट किया है। हाल ही में जोमेटो के स्वामित्व वाली क्विक कॉमर्स फर्म ब्लिंकिट के डिलीवरी पार्टनर्स ने नई भुगतान प्रणाली का विरोध शुरू कर दिया है। ये नई भुगतान प्रणाली डिलीवरी करने वालों की दैनिक आय को 40 से 50% तक कम कर देगी। गिग वर्कर का मतलब है एक ऐसा व्यक्ति जो पारंपरिक नियोक्ता कर्मचारी संबंध से बाहर रहकर कार्य करता है या कार्य व्यवस्थाओं में भाग लेता है या फिर इसी तरह से आय प्राप्त करता है, जो कि सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 के तहत हैं। नीति आयोग ने वर्ष 2020-21 में भारत में 77 लाख गिग वर्कर्स होने का अनुमान लगाया था। वर्ष 2029-30 तक इनकी संख्या 2.35 करोड़ तक होने की उम्मीद है। इन्हें प्लेटफॉर्म और गैर प्लेटफॉर्म गिग वर्कर्स के रूप में वर्गीकृत किया गया है। शहरीकरण, डिजिटल तकनीकों, स्मार्टफोन, स्टार्टअप कल्चर जैसे कारकों के कारण गिग वर्कर्स की संख्या में वृद्धि हुई है। प्लेटफॉर्म वर्कर्स का कार्य ऑनलाइन सॉफ्टवेयर ऐप जैसे कि स्विगी या अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आधारित है। गैर प्लेटफॉर्म गिग वर्कर्स में कैजुअल वेज वर्कर्स और ऑन अकाउंट वर्कर्स शामिल हैं, जो पार्ट टाइम या फुल टाइम कार्य करते हैं। ऑन अकाउंट वर्कर्स बिना किसी श्रमिक को काम पर रखे छोटे उद्यम चलाते हैं। हालांकि वे परिवार के सदस्यों की मदद ले सकते हैं, जबकि नियोक्ता श्रमिकों को काम पर रखते हैं। हालांकि ये व्यवसायों, उपभोक्ताओं और श्रमिकों के लिए फायदेमंद है, किंतु ये श्रमिकों के लिए कई चुनौतियों को भी जन्म देता है, जैसे कि नौकरी की सुरक्षा का अभाव और अनिश्चित नियोजन की स्थिति, कार्यस्थल पर सुरक्षा और अधिकारों की अनुपलब्धता जैसे कि सामाजिक सुरक्षा। इसके अलावा अनियमित वेतन तथा बिना किसी परामर्श के भुगतान संरचना में अचानक से परिवर्तन, साथ ही एक फेसलेस मैनेजमेंट और औपचारिक संघ की अनुपस्थिति के साथ कार्य का उच्च दबाव। गिग अर्थव्यवस्था को लेकर नीति आयोग ने सिफारिशें की थी, जिसमें यह कहा गया था कि विशेष रूप से प्लेटफॉर्म कर्मियों के लिए डिजाइन किए गए उत्पादों के माध्यम से उनकी वित्त तक पहुंच में तेजी लाई जानी चाहिए। क्षेत्रीय उत्पादों को बेचने के व्यवसाय में लगे स्वनियोजित व्यक्तियों को व्यवस्था से जोड़ा जाना चाहिए। प्लेटफॉर्म आधारित बदलाव और परिणाम आधारित कौशल विकास को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इसके अलावा लैंगिक संवेदनशीलता के माध्यम से सामाजिक समावेशन को भी प्रोत्साहित करना चाहिए। अगली खबर साइंस एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित है। ग्राफीन के मैग्नेटो रेजिस्टेंस संबंधी एक नवीन शोध में आश्चर्यजनक परिणाम प्राप्त हुए हैं। हाल ही में नोबेल पुरस्कार विजेता आंद्रे गीम ने पाया कि ग्राफीन कमरे के तापमान पर एक विषम किंतु विशाल मैग्नेटो रेजिस्टेंस प्रदर्शित करता है। GMR यानी ग्रेट मैग्नेटो रेजिस्टेंस एक सुचालक के विद्युत प्रतिरोध का परिणाम है, जो निकटस्थ सामग्रियों के चुंबकीय क्षेत्रों से प्रभावित हो रहा होता है। जब सामग्रियों को एक ही दिशा में चुंबकित किया जाता है तो सुचालक में विद्युत प्रतिरोध कम हो जाता है। जब दिशाएं एक दूसरे के विपरीत होती हैं तो प्रतिरोध बढ़ जाता है। अब GMR के अनुप्रयोग जो हो सकते हैं उसको कंप्यूटर, बायोसेंसर, ऑटोमेटिव सेंसर, माइक्रो इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम और मेडिकल इमेजर्स में हार्ड डिस्क ड्राइव और मैग्नेटो रेजिस्टिव रैम में इसका उपयोग किया जा सकता है। नए अध्ययन में ये पाया गया है कि ग्राफीन आधारित उपकरणों को चुंबकीय क्षेत्र का पता लगाने के लिए बहुत कम तापमान पर ठंडा करने की जरूरत नहीं होगी, जबकि इसके विपरीत पारंपरिक समकक्ष उपकरणों में ऐसा करना पड़ता है। ग्राफीन के बारे में ये भी कहा गया है कि ग्राफीन कार्बन का एक अपरूप है। इसमें कार्बन परमाणुओं की एकल परत होती है। ये परमाणु मधुमक्खी के षटकोणीय छत्ते जैसी जाली में कसकर बंधे होते हैं। इसे ग्रेफाइट से प्राप्त किया जाता है। ये विशेष भौतिक रासायनिक गुणों को प्रदर्शित करता है। ग्राफीन का पृष्ठीय क्षेत्र उच्च होता है। ये बेहतर जैव अनुकूलता वाला पदार्थ है। इसमें प्रबल यांत्रिक शक्ति, उत्कृष्ट तापीय चालकता और तीव्र इलेक्ट्रॉन प्रवाह के गुण मौजूद हैं। इसका उपयोग सौर सेल, ईंधन सेल और सुपर कंप्यूटर जैसे क्षेत्रों में ऊर्जा के लिए किया
जाता है। सेंसर और बायोसेंसर में इसका उपयोग किया जाता है। जैव चिकित्सा में इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा पर्यावरणीय उपचार के लिए भी इसका उपयोग होता है। वर्ष 2007 में अल्बर्ट फर्ट और पीटर ग्रूएनबर्ग को 1988 में GMR की खोज के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। वर्ष 2010 में आंद्रे गीम और कॉन्स्टेंटिन नोवोसेलेव को ग्राफीन पर उनके शोध के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और आइए अब बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों के बारे में। अरब लीग। हाल ही में अरब लीग में सीरिया के फिर से प्रवेश पर परिचर्चा करने के लिए एक बैठक आयोजित की गई थी। ये बैठक इस संबंध में बिना किसी सहमति के ही समाप्त हो गई। अरब लीग एक अंतर सरकारी अखिल अरब संगठन है। इसमें मध्य पूर्व और उत्तर अफ्रीका के अरब देश शामिल हैं। वर्ष 1944 में अलेक्जेंड्रिया प्रोटोकॉल को अपनाया गया था। इसके अनुसरण में 1945 में काहिरा में अरब लीग की स्थापना की गई थी। वर्तमान में अरब जगत के 21 देश इसके सदस्य हैं। सीरिया 2011 से निलंबित है। इसके संस्थापक सदस्य हैं मिस्र, इराक, लेबनान, सऊदी अरब, सीरिया, जॉर्डन और यमन। इसकी स्थापना युद्ध के बाद अरब क्षेत्र के औपनिवेशिक विभाजन से जुड़ी चिंताओं की प्रतिक्रिया में तथा फिलिस्तीनी क्षेत्र में एक यहूदी राज्य के उदय के कड़े विरोध स्वरूप हुई थी। अगला टॉपिक है जलवायु, ऊर्जा और पर्यावरण पर G7 मंत्रियों की बैठक। इसे G7 शिखर सम्मेलन के संयोजन में आयोजित किया जाता है। ये बैठक शिखर सम्मेलन में परिचर्चा का आधार निर्मित करती है। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जैसे कि 2050 तक अनबेटेड जीवाश्म ईंधन की चरणबद्ध रूप से समाप्ति में तेजी लाना, कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन और स्टोरेज यानी CCUS प्रौद्योगिकी के बिना संयंत्रों में जीवाश्म ईंधन की खपत को अनबेटेड जीवाश्म ईंधन के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। वर्ष 2030 तक अपतटीय पवन ऊर्जा क्षमता में 150 गीगावाट और सौर ऊर्जा में 1 टेरावाट से अधिक की सामूहिक वृद्धि करना, घरेलू अनबेटेड कोयला विद्युत उत्पादन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने में तेजी लाना। G7 7 औद्योगिक देशों का एक समूह है। इस समूह में कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल है। साथ ही यूरोपीय संघ गणना से बाहर एक सदस्य है, यानी कि ये G7 का अध्यक्ष पद ग्रहण नहीं करता है। फार्मर डिस्ट्रेस इंडेक्स किसानों के बीच तनाव की पहचान करने के लिए एक प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली है। ये तनाव के वास्तविक तौर पर उत्पन्न होने से कम 3-4 महीने पहले इसकी पहचान कर लेता है। इसके विकासकर्ता भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का केंद्रीय बारानी कृषि अनुसंधान संस्थान है। इसे किसानों के संकट और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए नाबार्ड द्वारा वित्त पोषित परियोजना के एक हिस्से के रूप में विकसित किया गया था। इस सूचकांक का निर्माण 7 प्रमुख स्तंभों के आसपास उन प्रश्नों पर हुआ है जो किसानों के लिए वित्तीय, भावनात्मक और अन्य मापदंडों को चिन्हित करता है। जैव संदीप्ति। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम के पास एक समुद्री तट पर जैव संदीप्ति की परिघटना दर्ज की गई है, यानी बायोल्यूमिनेसेंस। जैव संदीप्ति एक सजीव के भीतर ल्यूसीफेरेज प्रोटीन के कारण एक रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा निर्मित प्रकाश है। ल्यूसीफेरेज ऑक्सीडेटिव एंजाइम होता है। विशाखापत्तनम में जैव संदीप्ति की इस परिघटना का सर्वाधिक संभावित कारण डाइनोफ्लेजेलेट प्रजाति के शैवाल का प्रस्फुटन है। जैव संदीप्ति एक शीतल प्रकाश है। शीतल प्रकाश से मतलब है कि प्रकाश का 20% से भी कम भाग तापीय विकिरण उत्पन्न करता है। अधिकतर जैव संदीप्ति जीव मछली, बैक्टीरिया और जेली आदि समुद्र में पाए जाते हैं। भूमि पर पाए जाने वाले ऐसे जीवों में जुगनू और कवक शामिल हैं। ट्रोजन क्षुद्रग्रह। हाल ही में नासा के लूसी मिशन ने पहली बार बृहस्पति के 4 ट्रोजन क्षुद्रग्रहों की छवियों को कैप्चर किया है। ये क्षुद्रग्रह हैं यूरिबेट्स, पॉलीमेले, ल्यूकस और ओरस। लूसी मिशन ट्रोजन क्षुद्रग्रहों का पता लगाने के लिए लॉन्च किया गया पहला अंतरिक्ष यान है। ट्रोजन लघु पिंड है जो प्रारंभिक सौर मंडल के अवशेष हैं। ये ट्रोजन 2 असमान समूहों में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इसमें एक समूह बृहस्पति से आगे और दूसरा बृहस्पति के पीछे होता है। इनमें सौर मंडल के निर्माण के साक्ष्य मौजूद हैं, क्योंकि ये अरबों वर्षों से गुरुत्वीय रूप से स्थिर हैं। प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल। भारतीय सशस्त्र बलों ने 250 और प्रलय बैलिस्टिक मिसाइलें खरीदने की योजना बनाई है। प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। इसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने विकसित किया है। इसकी रेंज 150 से 500 किलोमीटर है। ये एक ठोस प्रणोदक रॉकेट मोटर द्वारा संचालित है। इसकी मिसाइल निर्देशन प्रणाली में अत्याधुनिक नेविगेशन और एकीकृत वैमानिकी शामिल है।
सीकल सेल एनीमिया। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग भारत के सभी उच्चतर शिक्षण संस्थानों से सीकल सेल एनीमिया पर एक अध्याय जोड़ने पर विचार करने का अनुरोध करेगा। सीकल सेल एनीमिया एक आनुवांशिक उत्परिवर्तन के कारण होने वाला रोग है। इसके कारण लाल रक्त कोशिकाओं यानी आरबीसीज में हीमोग्लोबिन आपस में आबद्ध हो जाते हैं। हीमोग्लोबिन रक्त में ऑक्सीजन का संचार करता है। ये रोग आरबीसी के आकार को प्रभावित करता है। आरबीसीज आमतौर पर गोल और लचीली होती हैं, इसलिए वे रक्त वाहिकाओं के माध्यम से आसानी से गतिशील हो जाती हैं। सीकल सेल एनीमिया में कुछ आरबीसीज सीकल यानी दरांत या फिर अर्धचंद्राकार हो जाती हैं। सीकल सेल कठोर और चिपचिपी हो जाती हैं, जो रक्त प्रवाह को धीमा या अवरुद्ध कर सकती हैं। जिज्ञासा। हाल ही में CSIR IIP यानी वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद भारतीय पेट्रोलियम संस्थान ने 1 वीक 1 लैब अभियान के हिस्से के रूप में जिज्ञासा कार्यक्रम आयोजित किया था। जिज्ञासा वैज्ञानिक सामाजिक उत्तरदायित्व यानी SSR के रूप में CSIR का एक छात्र वैज्ञानिक संपर्क कार्यक्रम है। SSR वैज्ञानिक समुदाय का एक नैतिक और नीति शास्त्रीय दायित्व है। इसके तहत वैज्ञानिक कम संपन्न हितधारकों और समाज को विज्ञान से अर्जित अपने लाभ को वापस लौटाते हैं। वर्ष 2017 में CSIR ने जिज्ञासा पर केंद्रीय विद्यालय संगठन यानी KVS के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। इसका उद्देश्य स्कूली बच्चों के बीच वैज्ञानिक स्वभाव सिखाना था। सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड। IIT मद्रास के शोधकर्ताओं ने ये पाया है कि सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड क्षीण होते जा रहे तेल और गैस भंडारों से तेल को बाहर निकालने के लिए एक अच्छा एजेंट है। सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड की एक तरल अवस्था है। यहाँ इसे इसके क्रांतिक ताप और क्रांतिक दाब पर या उससे ऊपर रखा जाता है। गैस और तरल के मध्यवर्ती गुण के कारण सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड एक साथ कार्बन डाइऑक्साइड प्रक्षादन और क्षीण हो चुके भंडारों से अधिक तेल प्राप्ति दोनों में मदद करता है। कार्बन प्रक्षादन का मतलब है कार्बन को वातावरण से हटाकर उसे ठोस या द्रव रूप में संग्रहित किया जाए। और आइए बात करते हैं सुर्खियों में रहे स्थान के बारे में। सूडान, जिसकी राजधानी है खार्तूम। सूडान की सेना और अर्धसैनिक बल 50 से ज्यादा नागरिकों की मौत के बाद एक मानवीय गलियारा खोलने पर सहमत हुए हैं। सूडान पूर्वोत्तर अफ्रीका में स्थित है। ये 7 देशों लीबिया, मिस्र, चाड, मध्य अफ्रीकी गणराज्य, दक्षिण सूडान, इथियोपिया और इरिट्रिया के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है। वर्ष 2011 में इससे विभाजित होकर दक्षिण सूडान एक अलग देश बना। सूडान लाल सागर में सऊदी अरब के साथ अपनी समुद्री सीमा साझा करता है। सूडान की सबसे ऊंची चोटी है डेरिबा काल्डेरा और जाबेल मार्रा पर्वत और यहाँ की प्रमुख नदी है नील नदी। सफेद नील और नीली नील नदियाँ खार्तूम में मिलती हैं। और इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग।